जब ईडी के छापे में ममता बनर्जी दनदनाते हुए आ गई थी बीच में, और उन्होंने उस वक्त सोचा नहीं होगा कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि आज की डेट में उनकी सरकार पर ही तलवार लटक जाएगी, उनके अफसरों पर ही तलवार लटक जाएगी। क्योंकि जो ईडी दूसरों पर छापा मारा करती है, उस ईडी पर खुद ममता बनर्जी ने धावा बोल दिया था। और देश ने ऐसी तस्वीर आज तक नहीं देखी थी पॉज की कोई मुख्यमंत्री घुस जाए ईडी की रेड में और चीजें लेके बाहर आ जाए और एफआईआर हो जाए ईडी के लोगों पर। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो ममता बनर्जी कोर्ट में बुरी तरह फंसती लग रही। उन पर सीबीआई जांच होने का खतरा मंडरा रहा है, जेल जाने का भी खतरा मंडराने लगा है। उधर ममता बनर्जी के डीजीपी पर भी तलवार लटकी हुई है। ईडी ने साफ कह दिया है कि बंगाल के डीजीपी को हटाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने दो काम किए थे। पहले तो ईडी के छापे के बीच धावा बोल दी, फाइलें उठा के ले गई। फिर दूसरा काम यह किया कि अपनी पुलिस से ईडी के अफसरों पर ही एफआईआर करवा दी। ये दोनों ही काम करके ममता बनर्जी ही फंस गई। और हमने आपको पहले कहा था कि गलत कर दिए, ब्लंडर कर दिए बॉस। क्योंकि ईडी बैकफुट पर गई नहीं, वो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट गई, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट चली गई। ईडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो ममता सरकार को झटके पे झटके लगे। ईडी के मामले में ममता को एक बड़ा झटका तो यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ बंगाल पुलिस की एफआईआर ही रोक दी। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो जांच चल रही है उस पर भी अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। यानी कोर्ट का यह आदेश कि एफआईआर रोको ईडी के अधिकारियों पर और जांच भी रोको अभी जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी 3 फरवरी को, ये सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि कोर्ट को कौन सही कौन गलत लग रहा है। शुरुआती तौर पर बंगाल में ईडी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से एक एफआईआर तो खुद सीएम ममता बनर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, ईडी के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच भी शुरू हो गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सीधे रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 घंटे में ममता बनर्जी को दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले कल कोलकाता हाईकोर्ट ने भी टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें टीएमसी ने यह मांग की थी कि ईडी अपनी रेड में टीएमसी से जुड़ा डेटा लेकर चली गई, उस डेटा को सुरक्षित किया जाए। लेकिन जब हाईकोर्ट में ईडी ने कह दिया कि उसने तो कुछ जब्त ही नहीं किया भाई, उल्टे रेड वाली जगह से तो ममता बनर्जी सबूत उठाकर ले गई। सारी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भी टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। यानी टीएमसी को बैक टू बैक 2 झटके लग गए, कलकत्ता हाईकोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। इस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार, फिर आपको बताता हूं कि कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। If you say so, the question is, whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. Last evidence which has been taken by in this statement is 21st February 2024. Thereafter he was sleeping altogether. Now when the election is forthcoming, then he was jumping upon. कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन के पहले किसी राज्य में जाके ऐसा काम होगा तो ये भी तो ठीक नहीं है। अरे बॉस एक बात बताइए, इलेक्शन हो या कोई चीज हो, उसके पहले अगर ईडी को कोई चीज मिलेगी सबूत के तौर पे तो ईडी काम नहीं करेगी कि इलेक्शन खत्म होगा तब करेंगे। और अगर ईडी कुछ गलत भी कर रही है तो आप जाके फाइल उठा के चल दीजिएगा कि आप कोर्ट जाइएगा कि ईडी गलत कर रही है। जैसे ईडी अभी चली गई ममता बनर्जी के खिलाफ, ये तो वैसे ही हिसाब हो जाएगा। फिर तो ईडी जहां छापा मारेगी कोई आदमी कहेगा कि अरे ये तो गलत उठा के ले जा रहे, ना नहीं ले जाने देंगे, तो हर जगह मारामारी हो जाएगी। फिर यही सब होने लगेगा। ये कोई हिसाब हुआ और यही चिंता सुप्रीम कोर्ट की भी है। कोलकाता में ईडी की रेड के बीच में घुसकर ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन तो कर दिया, अपनी चीज उठाकर ले गई। वो रेड के बीच से न सिर्फ दस्तावेज उठाकर ले आई बल्कि बाहर निकलकर उन्होंने डंके की चोट पर दिखाया कि वो कैसे ईडी की रेड के बीच से दस्तावेज ले आई हैं, देखिए। लेकिन अब यही स्टंट ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ईडी पूरी ताकत लगाई हुई है कि ऐसा कैसे कोई कर देगा जी, हम काम ना कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम ना है, बीच में घुस के कोई हो सीएम हो कोई हो, ऐसे कैसे फाइल ले जाएगा। ईडी इस मामले में सीएम ममता बनर्जी को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। ईडी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़ी बातों की डिमांड कर दी। पहला यह कि कोलकाता में जो भी सीएम ममता बनर्जी ने किया है उसकी एक तो सीबीआई से जांच कराइए, क्योंकि भाई उसको लग रहा है वहां पुलिस क्या ही जांच कर लेगी, अगर करेगी तो सीबीआई से जांच कराइए। दूसरा यह कि इस कांड में ममता बनर्जी का साथ देने वाले बंगाल पुलिस के डीजीपी को सस्पेंड कीजिए।
ईडी कह रही है कि इसके लिए गृह मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बंगाल के पुलिस अफसरों पर सख्त एक्शन ले। ईडी ने कोर्ट में साफ कह दिया कि ऐसा आदेश देना चाहिए ताकि जांच में बाधा डालने वाले अधिकारियों के लिए एक नजीर बन सके। यानी ईडी चाहता है कि इस मामले में ऐसा एक्शन हो जिससे आगे कोई भी ईडी की जांच में दखल ना दे पाए। अब बात सही है, फिर तो ईडी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना भाई, कि जब कोई भी आएगा कहेगा कि नहीं ये नहीं ले जाने देंगे, ये मेरा सामान है, हम ले जा रहे हैं। अरे भाई आज के डेट में तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई सीबीआई जांच कर ले, ये जांच कर ले, वो जांच कर ले। अब ये पता कैसे चलेगा कि ममता बनर्जी क्या ले गई? कल को हरा फाइल में कोई भी कागज लगा के दे देंगे कि लो यही लाई थी, जाओ ले जाओ, तो क्या कीजिएगा आप? कभी नहीं पता चल पाएगा शायद कि उस हरी फाइल में क्या था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूती से अपना केस बिल्ड किया है और यह भी बताया कि कैसे यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले सीबीआई की जांच में दखल हुआ। ईडी ने साफ कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच में दखल का एक पैटर्न बनता जा रहा है। यानी पुरानी फाइलें खोलकर ईडी ने बंगाल सरकार को बुरी तरह फंसा दिया। कोलकाता में ईडी की रेड में सीधे सीएम का पहुंच जाना, दस्तावेज उठाकर ले जाना, ऐसा देश ने नहीं देखा था पहले कभी। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका में सीएम ममता बनर्जी पर लगे आरोपों को बहुत गंभीर बताया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका में जो बड़ा सवाल उठाया गया है, अगर उसका जवाब नहीं दिया गया तो भाई अराजकता की स्थिति हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, हमें इसे देखना ही होगा ताकि जो दोषी हैं वो राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने वाली एजेंसी की आड़ में बच ना पाए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए काम कर रही है तो फिर यह सवाल उठता है कि क्या केवल राजनीतिक दल की गतिविधियों की आड़ में जांच एजेंसी का एक्शन रोका जा सकता है क्या? कोर्ट कह रही है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी किसी मामले में गंभीरता से जांच कर रही है तो बाधा नहीं होनी चाहिए। हालांकि साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी एजेंसी को चुनावी कार्यों में दखल देने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर जो बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, उससे संकेत यही लग रहा है, उससे बातें यही लग रही हैं कि ममता बनर्जी जो है ना, उनके लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है बॉस। और ममता बनर्जी इसी बात को बार बार कह रही थी कि उनकी पार्टी से जुड़ी संस्था पर ईडी ने हाथ डाल दिया। ईडी उनकी पार्टी की रणनीति चुराना चाहती है, इसलिए वो इसमें घुसी और फाइलें लेकर चली। लेकिन अब तो कोर्ट में यह बात उठ गई कि क्या राजनीतिक दल की गतिविधियों की आड़ लेकर किसी जांच एजेंसी को गंभीर अपराध की जांच में एक्शन से रोक सकते हैं क्या आप? सुप्रीम कोर्ट के सख्त स्टैंड लेने पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को कोर्ट से धक्का लगा है, लेकिन अंतिम धक्का तो बीजेपी बंगाल में देगी। छोटा मोटा धक्का तो मिलता ही है कोर्ट से, लेकिन अंतिम जो धक्का वो हम देने वाले हैं बंगाल में ममता बनर्जी को। आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी हुई। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क रखे और बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। तुषार मेहता ने कहा कि निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर ईडी की रेड थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि आईपैक का दफ्तर टीएमसी के ऑफिस का हिस्सा है भाई। तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि ममता डीजीपी कमिश्नर ने गलत तरीके से रेड को रोका। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पार्टी की चेयरमैन चुनावी दस्तावेज बचाने गई थी। मतलब वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं गई थी, पार्टी की चेयरमैन गई थी। तो पार्टी की चेयरमैन गई थी तो इतना पुलिस लेके कौन बात का गई थी? तुषार मेहता ने दावा किया कि रेड के दौरान कोलकाता पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के फोन भी ले लिए, जिसे खारिज करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सारे दस्तावेज नहीं, लैपटॉप, आईफोन लेकर ममता वहां से आ गई थी। ईडी आरोप लगा रही है कि सीएम ममता ने गैरकानूनी तरीके से रेड रोकी। कपिल सिब्बल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जानकारी चुरा ली जाती तो टीएमसी बेचारी चुनाव कैसे लड़ती। तुषार मेहता ने इशारों में सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट को एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि एक वकील जो किसी मुकदमे में पेश हो रहा है वो उससे जुड़े तथ्यों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने भी कहा कि ईडी और सीबीआई को अपने पसंदीदा पत्रकारों को केस से जुड़ी जानकारियां लीक नहीं करनी चाहिए। मतलब कोर्ट में भी जबरदस्त बहस दोनों तरफ से चली है। आप देखिए कि कपिल सिब्बल कह क्या रहे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो रेड वाली जगह से सिर्फ लैपटॉप और आईफोन लेकर वहां से गई थी, लेकिन मैं आपको उस दिन की तस्वीर दिखा रहा हूं। 8 जनवरी को जब रेड हुई तो रेड वाली जगह से निकलने पर ममता बनर्जी के हाथ में हरे रंग की एक फाइल थी। यह इतनी बड़ी फाइल आपको लैपटॉप लग रही है, उसमें आपको कागज नहीं दिख रहा है, खाली लैपटॉप दिख रहा है उसमें आपको। और यह फाइल ममता बनर्जी, आप देखिए जब ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में घुसी, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हरी फाइल लेके आई थी उसमें लैपटॉप रख के ले गई हैं।
भाई हरी फाल तो वो अंदर से लेके निकली एकदम लगा के कलेजे से साट के, जैसे कितनी अहम चीज लेकर आ रही हैं। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ना खाली लैपटॉप और खाली आईफोन नहीं थी, तो आईफोन तो दिख रहा है लेकिन उसमें तो कागज भी दिख रहा है, और जो शुरू में ममता बनर्जी के हाथ में नहीं था। तो सवाल है कि क्या कपिल सिब्बल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट में यह भी कह दी गई कि भाई डीजीपी तो इसलिए गए थे क्योंकि ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। तो जिसको जिसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी उसके साथ डीजीपी घूमते रहेंगे। ममता बनर्जी जहां जाएंगे दिन भर डीजीपी उन्हीं के साथ घूमेंगे, तो राज्य की कानून व्यवस्था क्या देखेंगे? ये कौन सा नया नियम बना है भाई कि जिसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी उसके साथ डीजीपी घूमेंगे? और यही ईडी कर रही है कि डराने धमकाने के लिए ये लोग लेकर आए थे तरह पुलिस और डीजीपी सबको, नहीं तो डीजीपी का आने का क्या मतलब था? और इसलिए ईडी कह रही है कि डीजीपी को हटाइए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी की एक बड़ी दलील यह भी रही कि इस मामले में अचानक से 2 साल बाद एक्शन क्यों हो रहा है, चुनाव के वक्त रेड क्यों डाली गई। इस पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि घोटाले की जांच 2020 से चल रही है। जांच के दौरान खुफिया जानकारी मिली थी कि 20 करोड़ रुपए की अपराध की आय एक फर्म को ट्रांसफर की गई, फिर यह रकम आगे आईपैक से जुड़े लोगों को दी गई। कोर्ट में ईडी ने यह कहकर ममता सरकार को एक तरीके से फंसा दिया कि इस मामले में आईपैक ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, ना ही कोर्ट में कोई अर्जी दी है। सबसे ज्यादा दिक्कत ममता बनर्जी को हो रही है। भाई जिसके छापा पड़ा वो तो कहे कि मेरे यहां से गलत चीज लेके गए हैं, वो नहीं कह रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कपिल सिब्बल ने बंगाल सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच क्या दलीलें आपस में एक्सचेंज हुई, उसका भी एक छोटा सा हिस्सा आपको बताता हूं। कपिल सिब्बल ने कहा कि बंगाल में चुनाव आईपैक संभालता है। आईपैक का पार्टी से 2021 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हम ये मानते कि ईडी ये सब जानती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बंगाल में चुनाव आईपैक करवाता है या चुनाव आयोग कराता है, तो कपिल सिब्बल बोले कि ईडी वहां टीएमसी का चुनावी डेटा न लेने गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका दावा तो विरोधाभासी है। अगर ईडी को कुछ जब्त करना ही था तो वो डेटा जब्त कर लेती, लेकिन कुछ जब्त ही नहीं हुआ। इस पर सिब्बल ने कहा कि वो फोटोग्राफ भी तो ले सकते हैं, उनको कुछ जब्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप लॉजिक देखिए, पहले कह रहे हैं कि ईडी वहां दस्तावेज लेने गई, फिर कह रहे हैं कि नहीं फोटो ले लिए होंगे। अरे ईडी को पता था कि 12 बजे ममता बनर्जी आने वाली हैं, 6:30 बजे से जांच चल रही थी। ईडी को अगर डेटा ही चुराना होता तो फोटो लेता, फाइल इधर से उधर नहीं कर देता तब तक। और फोटो क्यों लेगा बॉस? उसको सपना आया था कि ममता बनर्जी ऐसे दंदनाते आएंगी या फाइल लेके चल देंगी। कह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, मैच नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो जो कहा वो भी आपको बता देता हूं। कोर्ट ने बंगाल पुलिस की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वो ये जवाब दाखिल करें कि सीएम को Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए डीजीपी का उनके साथ रेड वाली जगह पर जाना उनकी ड्यूटी थी। कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो ये जवाब दाखिल करें कि सीएम रेड वाली जगह पर सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि पार्टी प्रमुख के तौर पर गई थी और उनको यह जानकारी मिली थी कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन प्रतीक जैन के घर में आ गया था। अब इन दोनों चीजों से ही ममता सरकार और बंगाल पुलिस फंस सकती है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर सीएम के तौर पर नहीं गई तो फिर डीजीपी साथ क्यों गए, और डीजीपी साथ गए तो मानिए कि भाई सीएम के तौर पे गई, और डीजीपी कौन हिसाब से गए, Z+ सिक्योरिटी जिस जिस को मिली है उनके सबके साथ डीजीपी घूमते हैं। कितने डीजीपी हैं राज्य में भाई, एक ही ना होता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया, कहा कि ममता बनर्जी को आज जोरदार कानूनी तमाचा पड़ा है। सुनिए बीजेपी। ये ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को। ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। कोर्ट में ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा सबूत भी रख दिया। ईडी ने बताया कि कैसे जब इस मामले में 9 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तब टीएमसी के नेताओं ने जानबूझकर कोर्ट में भीड़ जमा कर ली है, ईडी ने आरोप लगाया, और अदालत की कार्रवाई ही नहीं होने दी। ईडी ने टीएमसी से जुड़े एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट शेयर किया। दावा किया ईडी ने कि टीएमसी के लीगल सेल के व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज भेजा गया था कि सब लोग कोर्ट में जमा हो जाओ। इस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया कि टीएमसी के एक नेता रामा हल्दर ने ग्रुप में एक मैसेज डाला। इस ग्रुप का नाम लीगल माइंड है, जिसमें यह मैसेज शेयर किया गया कि यह एक फॉरवर्डेड मैसेज था और लिखा था कि आज यानी 9 जनवरी को कोर्टरूम 5 में सारे लोग जमा हो, और इस मैसेज के नीचे लिखा था अमित कुमार दास, कन्वीनर हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में जो हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई।
कहा कि ये जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में हो। ये कहना कि ये सब के सब आ जाओ, ये कोर्ट है कि जंतर मंतर है जी। आज कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने यह बात भी बताई कि हाईकोर्ट में जब यह मामला चल रहा था तो बसेस और गाड़ियां अरेंज की गई और लोगों को इकट्ठा किया गया, जबकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जब ऑर्डर पास करना था तो पहले ही कह दिया गया था कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ वकील आएंगे और सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। लेकिन सुनवाई में मुसीबतें पैदा की गई, ईडी को अपनी दलीलें रखने से रोकने की कोशिश की गई, माइक को लगातार म्यूट किया गया और यह सब हो रहा था कोर्ट में सुनवाई के दौरान। जब इस पर सवाल उठे तो टीएमसी की तरफ से कहा जाने लगा कि ये सब लोग एसआईआर का डेटा कलेक्ट करने गए, जबकि एसआईआर का डेटा वेबसाइट पर मौजूद है। कोर्ट ने इस पर भी कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट में बर्ताव किया गया उससे सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो बातें रखी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, जो ऑर्डर दिया है, उससे शुरुआती तौर पे तो यही लग रहा है कि इस मामले में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली। क्या डीजीपी हटेंगे, नहीं हटेंगे, ममता पे एफआईआर होगा, क्या वो जेल जाएंगी, क्या सीबीआई जांच होगी? इन सारे सवालों के जवाब अब फरवरी में मिल जाएंगे जब अगली सुनवाई हो। लेकिन तनाव तो वहां बहुत बढ़ा हुआ है बॉस। जब से ईरान पर अमेरिका का हमला होने की बातें हो रही हैं तब से पाकिस्तान भयंकर टेंशन में। मुनीर फंसा हुआ है कि ईरान पर अगर अमेरिका टूट पड़ेगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि इधर पीएम मोदी खामोशी से पूरी नजर बनाकर रखे हुए हैं। नजर इस बात पर है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कब शुरू होने वाला है। अगर यह युद्ध शुरू हो गया तो फिर क्या रूस और चीन भी इसमें कूद जाएंगे या फिर दोनों बाहर से देखेंगे? अगर दोनों कूदे तो पाकिस्तान चीन के साथ जाएगा या अमेरिका के साथ? पाकिस्तान का अलग तनाव यह है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका ईरान के साथ भिड़ा रह जाए, इधर जो है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना कर दे मोदी। फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के लिए फाइनल प्लान बना लिया है। ईरान के अलावा एक और देश ट्रंप के निशाने पर है। उधर ईरान ने भी डिफेंस लाइन तैयार कर ली है। खमनेई ने अपने सबसे खूंखार कमांडर को बुलाया है। इधर सऊदी अरब ने भी ट्रंप को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। यानी सब अपनी अपनी बंदूकें निकालकर बैठे। लेकिन सवाल यह है कि पहली गोली चलाएगा कौन? दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। क्या ट्रंप की जिद विश्व युद्ध करवाएगी? क्योंकि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान भी भयंकर तबाही मचा सकता है। यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो बवाल मचा हुआ है भाई उसका ट्रेलर तो देखिए। कल ही कहा जा रहा था कि 24 घंटे में ट्रंप ईरान पर बम बरसाना शुरू कर देंगे और आज आप ये देखिए कि अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक हफ्ते के अंदर मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा, जो अभी तक साउथ चाइना सी पर तैनात था। यूएसएस अब्राहम लिंकन किसी भी सेना को तबाह करने वाली क्षमता वाला स्ट्राइक ग्रुप है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के पास ईरान को 50 ठिकानों की हिट लिस्ट है। यानी ट्रंप पूरा मूड बना चुके हैं कि ईरान के खिलाफ एक्शन लेना है। अब उसकी ग्रेविटी क्या होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, इसी को लेकर दुनिया तनाव में। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन के फारस की खाड़ी में पोजीशन लेने का इंतजार कर रहा है। 22 जनवरी तक यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी पहुंच सकता है। इसी दिन ईरान के परमाणु और सरकारी ठिकानों पर अमेरिका हमला कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 CSG-3 का हिस्सा है। इसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। यानी ट्रंप की पूरी तैयारी के साथ ईरान के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग चल रही है। अमेरिका के हमलों की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के मैप के ऊपर नाम मात्र के जहाज दिख रहे हैं, बाकी पूरे एयर स्पेस में सन्नाटा है। कोई फ्लाइट ना तो उड़ रही है ना ही लैंड हो रही है। देख रहे हैं पूरा बीच में सन्नाटा पस रहा है। कोई दाहिने से निकल जा रहा है, कोई बाएं से निकल जा रहा है। ईरान के ऊपर से कोई उड़ ही नहीं रहा है। ये इस वक्त ईरान को लेकर खौफ चल रहा है, क्योंकि उसने एयर स्पेस भी बंद किया हुआ है। ईरान में प्रोटेस्ट अलग चल रहे हैं अभी भी, जिसे अमेरिका खुला समर्थन दे रहा है। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ईरान में इरफान सुल्तानी नाम के प्रदर्शनकारी को फांसी देने का ऐलान हुआ था, जिस पर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर उसको कुछ हुआ तो भाई बहुत खतरनाक अंजाम होगा। अब खबर आ रही है कि ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी रोक दी है। सवाल है कि ट्रंप की धमकी की वजह से हुआ या ईरान ने खुद ही इरफान की फांसी टाली है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इरफान पर आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ साजिश का आरोप लगा है। ईरान के कानून के मुताबिक इन आरोपों पर फांसी की सजा नहीं दी जाती। ईरान ने इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने की खबरों का खंडन किया। ईरान की न्यायपालिका ने भी सुल्तानी को फांसी की सजा मिलने की खबरों का खंडन कर दिया। उधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी धमकी के बाद सुल्तानी की फांसी रुकी है और ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं भी रुक गई। सुनिए ट्रंप को।
We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. इरफान की फांसी टलने को ट्रंप अपनी जीत मान रहे हैं, तो वहीं ईरान का कहना है कि फांसी की खबर ही गलत फैलाई थी भाई, हम फांसी देने ही वाले नहीं थे। यानी ईरान ट्रंप की धमकियों के असर की बात खारिज करता है। यही तनाव बरकरार है और अब तो ईरान ने ट्रंप की ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जिससे ट्रंप और भड़क गए। दरअसल ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ट्रंप पर गोली चलने वाली तस्वीर शेयर की। पिछले साल ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें ट्रंप के कान को छूकर गोली निकल गई थी, याद ही होगा। ईरान के सरकारी मीडिया पर ट्रंप की वही तस्वीर शेयर करने की बात दिखी और उसमें लिखा था कि अगली बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा। इसे ट्रंप को ईरान की डायरेक्ट धमकी माना जा रहा है। लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या ट्रंप पर हुए हमले के पीछे कहीं ईरान का हाथ था क्या। लेकिन लोग यह भी कह रहे हैं कि इतना नहीं है कि ईरान ट्रंप को मरवा देगा, लेकिन अलग अलग तरह की बात चल रही है। फिलहाल अगर सुल्तानी को फांसी नहीं हुई है तो यह भी एक मौका है ईरान और अमेरिका के पास कि भाई थोड़ी तनातनी कम हो, लेकिन ट्रंप की सनक का तो कोई हिसाब है नहीं, कब क्या कर दें। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, 25 भैरव, 15 शक्तिमान, 34 दिव्यास्त्र। मोदी के नए भारत की सेना ने वो दिखा दिया कि मुनीर आज रात सो नहीं पाएगा क्या। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की वो तस्वीरें लाया हूं जो पक्का बता रही हैं कि इस बार पाकिस्तान का फुल इलाज होगा। हाफिज सईद के आतंकियों ने अब खुला मान लिया मोदी ने पाकिस्तानी टेररिस्ट को मिट्टी में मिला दिया था। अब इसका चैप्टर, उधर ट्रंप ईरान को ठोकने वाले हैं, इधर मुनीर पीएम मोदी से घबराया हुआ है कि मोदी पता नहीं कब क्या कर दें। इसी बीच आज भारत की सेना ने वो तस्वीरें दिखा दी जिन्हें देखकर मुनीर आज की रात शायद ही सो पाए। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें जो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रही हैं कि इस बार पाकिस्तान ने गलती की तो भाई उसका फाइनल इलाज होगा। क्योंकि आप ये भी देखिए कि सेना प्रमुख के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकियों और आतंकी सोच के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। रक्षा मंत्री की इस घोषणा के बीच सेना प्रमुख ने भारत की उस फ्यूचर फोर्स का खुलासा कर दिया जो पाकिस्तान में घुसकर उसे फोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आज पाठशाला में मोदी के नए भारत की सेना के 25 भैरव, 15 शक्तिमान और 34 दिव्यास्त्रों की पूरी डिटेल बताऊंगा। वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो मुनीर के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगी। मुनीर क्यों ऐसा हड़बड़ा गया है कि उसका अपनी सेना से भरोसा उठ गया है। वो उन आतंकियों की मदद लेने पहुंच गया है जिन्होंने अब खुला मान लिया है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के टेररिस्ट को मिट्टी में मिला दिया था। आज जयपुर में आर्मी डे परेड हुई और इसमें भारत की सेना की वो तस्वीरें दिखी जिसकी धमक जयपुर से 1100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के रावलपिंडी तक पहुंच गई। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में बैठे मुनीर का बीपी हाई हो रहा हो। आप ये तस्वीरें पहली बार आर्मी डे परेड में शामिल हुई भैरव बटालियन की देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो धमाल किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ये भारत ने जमीन, आसमान और समंदर कहीं भी आने वाले दुश्मन को घुटनों पर लाने की फुल तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर इंडियन आर्मी को मेड इन इंडिया मुहिम के तहत फ्यूचरिस्टिक बनाया गया। इसका खुलासा आज आर्मी चीफ ने भी किया। आर्मी चीफ सेना के फ्यूचर प्लान को लेकर बता रहे थे कि दुश्मनों पर एक्शन के लिए सेना में भैरव बटालियन, शक्तिबाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र रेजिमेंट और अश्विनी प्लाटून जैसी फ्यूचरिस्टिक यूनिट्स तैयार हो रही हैं। अब तक 25 भैरव बटालियन सेना का हिस्सा बन चुकी हैं बॉस, जिन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात भी कर दिया गया है। भैरव बटालियन में सेना के सबसे जांबाज कमांडोज को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 15 शक्तिबाण बटालियन की भी शुरुआत में तैयारी की जा रही है। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 26 करने की योजना है। शक्तिबाण सेना की रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट्स हैं। साथ ही 34 दिव्यास्त्र बैटरीज को भी सेना के लिए तैयार किया जा रहा है। दिव्यास्त्र बैटरीज में ड्रोन और दूसरी मॉडर्न वॉरफेयर की आर्टिलरी को शामिल किया गया है। अश्विनी प्लाटून्स भी तैयार हो रहा है जिसमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले इन्फेंट्री बटालियंस को शामिल किया जाएगा। यानी भारत की तैयारी अलग लेवल पे जा रही है बॉस। और जो सेना प्रमुख ने कहा था कि हम तो पिछली बार ही भारतीय सेना अंदर घुस गई होती, तो सोचिए अब ये जो तैयारी है इसके साथ ये घुसेंगे तो क्या होगा। सुनिए भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान पर आर्मी डे परेड में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में
नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून्स, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है, जिसकी झलक आपको परेड के दौरान भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो भैरव बटालियन है। भैरव बटालियन शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है, जिसे काल भैरव कहते हैं। अगस्त 2025 में इस भैरव बटालियन का गठन किया गया। एक बटालियन में 250 जवान होते हैं, जिनकी सीधी भर्ती नहीं होती। सेना के एलीट और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जवानों को इसमें शामिल किया जाता है। 5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार होने वाले भैरव फोर्स के जवान AK-203 असॉल्ट राइफल से लैस हैं। बटालियन में 1500 मीटर तक मार करने वाले स्नाइपर्स हैं। इनके साथ ही जवानों के पास खास तरह के रॉकेट लॉन्चर हैं। भैरव बटालियन का हर जवान ड्रोन चलाने में माहिर है और सबसे खास बात यह है कि डीप स्ट्राइक और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में भैरव बटालियन के जवानों जैसा कोई नहीं है। और आप टाइमिंग देख रहे हैं, यह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद बना है। मतलब दिमाग में कुछ तो चल ही रहा है। अब ये धुरंधर अंदर घुस के क्या करेंगे आप सोच लीजिए। आर्मी डे परेड में भारतीय सेना के वो हथियार भी नजर आए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। ये वो ब्रह्मोस मिसाइल इसमें शामिल थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंकियों के ठिकाने को फोड़ा था। इसके साथ ही पिनाका मिसाइल सिस्टम भी परेड में नजर आया। इसकी खास बात यह रही कि 120 किलोमीटर तक की रेंज वाली पिनाका मिसाइल को सफल टेस्टिंग के बाद पहली बार किसी परेड में शामिल किया गया। यही पिनाका है। आर्मी डे परेड में शामिल हुआ पिनाका मिसाइल सिस्टम कितना घातक है कि पाकिस्तान इससे खौफ खाता है। पाकिस्तान क्यों इससे घबराता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे ट्रक पर लोड करके पहाड़ी इलाकों में आसानी से आप तैनात कर सकते हैं। और यह जरा झलक देखिए, 1 मिनट के अंदर 20 मिसाइल फायर कर देता है पिनाका। ये भारत ने पिछले कई सालों में पिनाका मिसाइल सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया है। इसके नए वर्जन में इसका नेविगेशन, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ताकत और स्पीड सब बढ़ गई है। पाकिस्तान को डराने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खासियत भी सुनिए। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। इस समय इसके 2 वर्जन है। पहला मार्क 1, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, और दूसरा मार्क 2 जिसकी रेंज 75 से 90 किलोमीटर है। लेकिन आने वाले दिनों में इसकी रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पिनाका रॉकेट्स की स्पीड ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रॉकेट लॉन्चर 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को एकदम से तबाह कर देता है। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बॉम्ब और एंटी टैंक हथियार लगाए जा सकते हैं। इस पूरे सिस्टम में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। लोडर सिस्टम, रडार और नेटवर्क सिस्टम एक कमांड पोस्ट के साथ लिंक होते हैं। इसके हमले से दुश्मन को इतना भी मौका नहीं मिलता कि वो टारगेट से दूर भाग सके, क्योंकि उसके भागने से पहले ही वो खत्म हो जाता है। जयपुर में सेना ने परेड नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का पावर प्रेजेंटेशन रखा था। भारतीय सेना का सबसे एडवांस टैंक भीष्म परेड में गरजा। ये टैंक 4 तरह के गोला बारूद दाग सकता है। ये भीष्म टैंक 5 किलोमीटर दूरी तक मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला ये टैंक दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। भीष्म के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत बने अर्जुन टैंक ने भी अपनी धमक दिखाई। यह देखिए अर्जुन टैंक युद्ध के मैदान में सबसे घातक माना जाता है। अर्जुन मार्क 1 टैंक पूरी तरह भारत में बना है और भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक। यह टैंक अपनी जबरदस्त फायर पावर, मजबूत कवच और आधुनिक तकनीक के लिए पहचान बना चुका है। अर्जुन मार्क 1 टैंक हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से सड़क से लेकर रेगिस्तान तक फर्राटा लगाने में सक्षम है। यह टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा बढ़ते हुए दिन हो या रात किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगाने का दम रखता है। टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है जिसकी मदद से हवाई हमलों का भी जवाब दे सकते हैं। इस टैंक की रेंज 5 किलोमीटर तक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुई हमले की कोशिश को आसमान में ही ढेर करने वाला आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी परेड में दिखा। ये देखिए आकाश, जो आप सोचते थे ना कि कोई आ ही नहीं पा रहा है, भारत कैसे सब मार दे रहा है, यही अपना आकाश था भाई। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोकने वाला स्मर्च रॉकेट लॉन्चर भी परेड में गरजा। इसका इस्तेमाल दुश्मन के बंकर को तबाह करने के लिए किया जाता है। ये देखिए
स्मर्च रॉकेट लॉन्चर 40 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। युद्ध के समय यह सिस्टम 3 मिनट के भीतर एक्शन में आकर फायर कर सकता है और तुरंत जगह भी बदल सकता है। आर्मी डे परेड में रोबो डॉग्स भी कदम ताल करते नजर आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ये रोबो डॉग्स युद्ध के मैदान में जवानों की मदद के लिए तैयार किए गए। रोबो डॉग को भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। रोबो डॉग का वजन 50 से 51 किलो तक है। सीढ़ियां चढ़ उतर सकता है। यह रोबो डॉग पहाड़, मलबा, रेगिस्तान में चलने में सक्षम है। 12 से 15 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। रोबो डॉग सैनिकों के कंधों पर पड़ने वाले वजन भी कम करता है। रोबो डॉग में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। सेंसर हेड से आसपास का 360 डिग्री डिटेक्शन कर लेता है। गोला बारूद, मेडिकल सप्लाई, उपकरण पहुंचाना, जो बोलिएगा कर देगा। 20 घंटे तक स्टैंड बाय बैटरी लाइफ इसकी होती है और इसको नहलाना धुलाना भी नहीं है, खिलाना भी नहीं है। बैटरी चार्ज कीजिए, चल रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक की जिन फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिलाया, खुफिया एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि आतंक की उन फैक्ट्रियों को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भाई खुलकर पैसा बहा रही है। तस्वीरें पाकिस्तान के मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर की हैं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सटीक हमले से तबाह कर दिया था। अब फिर से आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। ये नहीं सुधरेंगे भाई। लश्कर के आतंक की इस फैक्ट्री की मरम्मत और रंग रोगन का काम होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के नए बैच की इसी मरकज में नए साल की शुरुआत में ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन भारत के सटीक हमले में यह इतना टूट फूट चुका है कि काम समय पर पूरा ही नहीं हो पाया। इसलिए आतंकियों के नए बैच के लिए खास सेरेमनी को मरकज के पास दूसरी इमारत में करना पड़ा। इस सेरेमनी में लश्कर का कमांडर और हाफिज सईद के करीबी हाफिज अब्दुल रऊफ ने ट्रेनिंग लेने पहुंचे आतंकियों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए जमकर जहर उगला। आतंकी अब्दुल रऊफ ने खुद बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मरकज को मिट्टी में मिला दिया था। अब आप देखिए, वो खुद ही बता रहा है कि भाई इतना बुरी तरीके से भारत ने मारा था कि बाप रे बाप, बच गए किसी तरह, लेकिन इस बार शायद ही बचे। और इसीलिए मुनीर जो है ना, या पाकिस्तान के आतंकी जो है, बैठ के अपना वक्त गिन रहे हो।